नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दर्पण सिविल सर्विसेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन इकोनॉमी की क्लासेस चल रही हैं। इंडियन इकोनॉमी क्लासेस में अभी जो हमने कल समाप्त किया था वो था आपका पूरा कर प्रणाली। ठीक है, कर व्यवस्था के बारे में हमने पूरी चर्चा की थी, जिसमें लास्ट वीडियो में मतलब कि पिछले कल के वीडियो में हमने जीएसटी के संबंध में चर्चा करी थी। आज का जो वीडियो है उसमें एक टॉपिक आपका जो मुद्रा बाजार था या हमारा जो टोटल अर्थव्यवस्था थी उससे संबंधित एक टॉपिक हमारा पीछे छूट गया था, उसको आज हम चर्चा करने वाले हैं। वो है आपका ब्लैक मनी मार्केट। ठीक है, काला धन। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है, आज बस यही टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद कल से आपका नया चैप्टर चालू होगा, उसमें हम गरीबी, बेरोजगारी, क्षेत्रीय असंतुलन, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियाँ, चुनौतियाँ क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझते हैं काला धन क्या होता है। तो देखो, काला धन का सामान्य सा मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई भी आय, ऐसी कोई भी पूंजी, ऐसा कोई भी धन जो टैक्सेबल था, मतलब कर देने योग्य था, परंतु आपने क्या किया, उसको सरकार की नज़रों से छुपा लिया। सरकार को आपने उसको बताया नहीं कि आपके पास ये आय भी है। इससे क्या हुआ, सामान्य मतलब क्या निकल के आया कि ऐसी कोई भी आय जिसमें आप टैक्स नहीं पे करते हैं, वो क्या कहला जाती है, आपकी काला धन कहला जाता है। ठीक है, परिभाषा के तौर पे जाएं कि काला धन अवैध रूप से प्राप्त की गई, ठीक है, इलीगल तरीके से अर्जित की गई वह आय है जिस पर कर अदा करने से बचने के लिए सरकार को सूचित नहीं किया था। हमने भी यही चर्चा की कि ऐसी कोई भी आय जो कर योग्य तो थी, उसमें कर देना चाहिए था, पर आपने कर नहीं दिया, आपने सरकार से अपनी आय को छुपा लिया, कर चोरी की आपने। और उस आय का अगर आप एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, अर्जित करके रख रहे हैं, तो मतलब क्या हो गया, वो काला धन कहलाएगा। सामान्य शब्दों में काला धन वह धन होता है जिसके ऊपर सरकार द्वारा लगाए गए कर का भुगतान नहीं किया जाता और न ही भुगतान करने कोई मंशा होती है। सीधी सी बात है, कर नहीं दिया गया है। काले धन से बाजार की मांग अधिक हो जाती है और अर्थव्यवस्था की मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ता है। अब पॉइंट यह है कि काले धन से बाजार में मांग कैसे बढ़ेगी। तो देखो, होता क्या एग्जैक्टली कि अब जिसके पास भी काला धन आ रहा है, मतलब समझ लो एक व्यक्ति की जो सालाना आय है वो कितनी है, 10 लाख रुपए, और 10 लाख रुपए ही वो क्या करता है, साल भर में काले धन के रूप में अर्जित कर रहा है। मतलब अब उसकी एक तरीके से आय देखा जाए तो 20 लाख रुपए हो गई। अब पहले क्या था कि वो जहाँ पे वो पहले जब वो काला धन नहीं लेता था तो उसके पास 10 ही लाख रुपए होते थे। मतलब सीधी सी बात है, एक सामान्य परिस्थिति के आधार पर बात करें तो उसकी मांग क्या है, थोड़ी कम होने वाली है। पर अगर उसकी आय, उसके पास 10 लाख रुपए काला धन आने लग जाए, टोटल आय उसकी 20 लाख हो गई, तो कंपेरेटिवली अब मांग उसकी क्या हो जाएगी, डिमांड उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि वो ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीने लगेगा, वो बाजार में मांग बढ़ेगी। और बाजार में जैसे ही मांग बढ़ती है वैसे ही क्या होता है, वस्तु और सेवा की मूल्यों में क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। अब ऐसा क्या होता है, देखो हमने ये मुद्रास्फीति वगैरह आदि जो टॉपिक है सब हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये अभी हमारी इकॉनमी का हिस्सा नहीं है सिलेबस का, पर फिर भी हमको थोड़ा बहुत इसको पढ़ना पड़ेगा। तो आगे आने वाली क्लासेस में हम इस सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मुद्रास्फीति समझ लीजिए कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब वस्तु और सेवाओं की कीमतों में क्या हो रही हो, निरंतर वृद्धि हो रही हो, और रुपए की कीमत में क्या हो रही हो, उसी समय निरंतर क्या हो रही हो, कमी हो रही हो। तो ये परिस्थिति जब उत्पन्न होती है कि वस्तु सेवा कीमतों में वृद्धि और रुपए की कीमत में गिरावट, इसको क्या बोल दिया जाता है, मुद्रास्फीति बोल दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या आता है, वस्तु सेवा कीमतों में जो वृद्धि होती है वो दो कारणों से हो सकती है, या तो मांग पक्ष के कारण हो या आपूर्ति पक्ष के कारण हो। आपूर्ति पक्ष का सिंपल सा कारण, एक होलिस्टिक वे में बात करें तो क्या होता है कि उसकी डिमांड कम वो सप्लाई कम हो जाए। जबकि मांग पक्ष का कारण एक सिंपल सा क्या होता है, होलिस्टिक वे में बात करें कि डिमांड क्या हो जाए, मांग क्या हो जाए, बाजार में बढ़ जाए। अब मांग बढ़ने के कारण क्या होते हैं, तो एकमात्र कारण होता है मांग बढ़ने का, वो क्या है, लोगों के पास आय बढ़ जाए। यहाँ पे काले धन से लोगों की आय बढ़ गई, इससे हुआ कि अल्टीमेटली मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। मुद्रास्फीति मांग बढ़ने से कैसे बढ़ी, तो भाई मांग तो बढ़ गई, पर क्या उतनी ही मात्रा में उत्पादन हो रहा है। जैसे मान लो बाजार में क्या बोलना चाहिए कि किसी 1000 किलो गुड़ की खपत है, उदाहरण के लिए हम बात करें, 1000 किलो गुड़ की खपत है सामान्य परिस्थितियों में, पर लोगों की आय बढ़ गई, लोगों की गुड़ की डिमांड बढ़ जाएगी, तो अब क्या हो गया, 2000 किलो क्या हो गया, गुड़ की खपत होने लगी महीने भर में। पर गुड़ का प्रोडक्शन तो अभी भी 1000 ही है ना, क्योंकि उत्पादन के जो साधन है, संसाधन, उनमें तो आपने कोई परिवर्तन किया नहीं। मतलब गुड़ का प्रोडक्शन तो 1000 किलो ही रहेगा, पर डिमांड कितनी हो गई, 2000 किलो हो गई। मतलब खरीदने वाले ज़्यादा लोग हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा है, सप्लाई कम है। इससे हुआ क्या, वस्तु सेवा कीमतों में क्या हो जाएगी, गुड़ की कीमतों में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। वही चीज़ क्या कहलाएगी, आपकी मुद्रास्फीति की स्थिति कहलाएगी। काला धन इस स्थिति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है।
अभी जो काला धन वाली अर्थव्यवस्था है हमारे देश में, जो काला धन है बहुत बड़ी मात्रा में है, उसके कारण होता क्या है, एक अलग पैरेलल वो चल रही होती है, समानांतर व्यवस्था चल रही होती है। उसको क्या बोला जाता है, काले धन वाली व्यवस्था को पैरेलल इकोनॉमी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पैरेलल इकोनॉमी बोलते हैं। क्या होता है कि यह वह अर्थव्यवस्था होती है जो काले धन पर आधारित होती है। इसके अंतर्गत संबंधित समस्त गतिविधियां वाणिज्य व कराधान नियमों के अनुसार नहीं होती, जिससे देश की अर्थव्यवस्था की सही स्थिति तस्वीर प्रकट नहीं हो पाती, फलस्वरूप देश को आर्थिक नुकसान होता है। मतलब काले धन वाली जो अर्थव्यवस्था है उसी को क्या बोल देते हैं हम, समानांतर अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अभी जो काले धन वाली अर्थव्यवस्था होती है इसकी असल स्थिति क्या है, एक्चुअल कंडीशन क्या है, इसमें कितना पैसा है, इसका देश के विकास में कितना योगदान है, इन सब चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। इससे अल्टीमेटली क्या होता है कि देश की असली स्थिति हमको कभी नहीं पता चल पाती, आर्थिक रूप से स्थिति की बात कर रहे हैं। अब आता है कि काले धन में वृद्धि कैसे होती है, उत्पत्ति कैसे होती है। जो पहला जो सबसे प्रमुख कारण हो भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार चाहे नौकरशाही कर रहे हो, राजनेता कर रहे हो, सिविल सेवक कर रहे हो, कारोबारी कर रहे हो, न्याय में बैठे लोग कर रहे हो, ठीक है, कोई भी कर सकता है और सब कर रहे हैं। इनको क्या करता है, ये सब लोग क्या करते हैं, धन का एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। इसके अलावा टैक्स बहुत ज़्यादा है। देखो इस चीज़ को हमने पहले पढ़ा हुआ है लाफर वक्र में। हमने क्या पढ़ा है लाफर वक्र में, लाफर वक्र ऐसे बना हुआ था आपका कि भाई जैसे जैसे क्या होती है, आय बढ़ती है। हमने इसको राजस्व और उसके कर के दर के बीच के संबंध के रूप में देखा था कि भाई कर की दर बढ़ेगी तो सरकार का राजस्व बढ़ेगा, पर कर की दर अगर एक इष्टतम स्तर से ज़्यादा हो जाएगी तो सरकार की आय में कमी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि लोग क्या करने लग जाएंगे, कर की चोरी करने लग जाएंगे। तो यही हुआ, कर की चोरी करने से काले धन में क्या होती है, वृद्धि होती है। अगला है विदेशी बैंक। इसमें क्या होता है, तो विदेशी बैंक जो है वो संरक्षण प्रदान करते हैं। जैसे स्विस बैंक है, स्विट्जरलैंड के जितने भी बैंक हैं, अगर आप वहाँ खाता खोल के आप पैसा जमा कर दीजिए तो वो बैंक किसी भी देश के साथ क्या है, डिटेल साझा नहीं करते अपने कस्टमर की। इसमें समस्या क्या जाती है कि भाई किसके खिलाफ कार्रवाई करनी है, काला धन कौन संचय करके रखा है वो नहीं हो पाता, और जो यहाँ पे खाता खोल के रखते हैं उनको भी संरक्षण मिल रहा होता है। तो अच्छा काले धन के रूप में क्या करने लगते हो, कमाई करने लगते हैं। ठीक है। अगला है चुनाव अभियान। तो इसमें क्या होता है, देखो अब चुनाव अभियानों में क्या है, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभाओं के चुनाव, चाहे पंचायत चुनाव, सब में क्या है, सरकार के द्वारा, ये चुनाव आयोग के द्वारा अपर कैप लगा के रखा है कि भाई लोकसभा में आप इससे ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे, विधानसभा में इससे ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे, और स्थानीय निकाय के चुनाव में इससे ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे। पर समस्या कहाँ पे जाती है कि उससे ज़्यादा अगर खर्च नहीं करेंगे तो चुनाव प्रचार नहीं हो पाएगा उनका। तो फिर वहाँ पे क्या होता है, भ्रष्टाचार होता है। अगर 2019 के आंकड़ों के आधार पे हम बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान लगभग 3000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई थी चुनाव उसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ठीक है। तो ये तो क्या थे, प्रमुख कारण थे। अब आता है काले धन का प्रभाव क्या पड़ता है। तो काले धन का जो सबसे प्रमुख ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है वो आपका सार्वजनिक राजस्व की हानि के रूप में दिखाई देता है। अब होता क्या है, काले धन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होता है, हम सीधी सी बात समझ सकते हैं कि टोटल टैक्स कलेक्शन में क्या आती है, कमी आती है। कर का जो संग्रहण किया जा रहा है उसमें कमी आती है, और कर का संग्रहण में कमी आ रही है मतलब सरकार के राजस्व में कमी आ रही है। और अगर सरकार के राजस्व में कमी आ रही है इसका मतलब कि देश के लोक कल्याण में कमी आएगी, और देश के लोक कल्याण में कमी आएगी मतलब क्या है कि लोग क्या रह जाएंगे, पिछड़े रह जाएंगे, उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी। अगला है राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में क्या है कि काला धन लोगों द्वारा कर का भुगतान करते समय सरकार को कम आय का खुलासा करने का क्या होता है, परिणाम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप देश की राष्ट्रीय आय में भी क्या होती है, कमी आती है। मतलब क्या है, सीधी सी बात, अगर आप काला धन एक्यूमुलेट करेंगे, सरकार को पैसा नहीं देंगे, जिससे उद्योग धंधे विकसित नहीं हो पाएंगे, इससे अल्टीमेटली होगा क्या कि देश की राष्ट्रीय आय में कमी आएगी। और देश की अगर टोटल राष्ट्रीय आय में कमी हो जाए तो उससे प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाती है, अपने आप कम हो जाती है। तो यदि देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में काले धन की कुछ मात्रा भी समावेशित होती है तो देश की राष्ट्रीय आय में भारी उछाल देखने को मिलता है। इससे न सिर्फ देश की विकास होगा बल्कि आम लोगों के जीवन में भी क्या होता है, सुधार होता है। इसके अलावा क्या प्रभाव पड़ता है, सार्वजनिक वस्तुओं सेवाओं की गुणवत्ता में कमी आती है। अब ये कैसे हुआ, मान लो सरकार कोई योजना चला के रखी है, सरकार ने कोई कार्यक्रम चला के रखा, प्रोग्राम चला के रखा है जिसमें सरकार को पैसा खर्च करना पड़ता है। अब अगर सरकार के पास काले धन की समस्या के कारण राजस्व में कमी आ जाती है, राजस्व कलेक्शन अच्छे से नहीं हो पाता, तो सीधी बात है इन योजनाओं में, संबंधित योजनाओं में सरकार का जो खर्चा है वो कम हो जाएगा। और सरकार का खर्चा इनमें जैसे ही कम होगा वैसे ही उनमें क्या हो जाएगी, मात्रात्मक गुणात्मक कमी देखने को मिलेगी, समस्या देखने को मिलेगी। इसके अलावा क्या है,
हाई टैक्सेशन, ये भी एक प्रभाव देखने को मिलता है। अब होता क्या है, देखो सरकार ने कर लगाया था आपकी आय पे, आपने अपनी आय बचा ली, सरकार को कर दिया नहीं, तो हुआ क्या, राजस्व में कमी आ गई, पर सरकार के खर्चे में कमी नहीं आई है। सरकार फिर क्या करे, चल जाएगी नुकसान में चली जाएगी। तो सरकार नुकसान की भरपाई करने के लिए क्या करेगी, कर की दरों में क्या कर देगी, वृद्धि कर देगी, या फिर कुछ नए करों की क्या कर देगी, लागू कर देगी, ताकि सरकार की आय में क्या हो सके, वृद्धि हो सके। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, काले धन के कारण जो सामान्य लोग थे उनके जीवन में ये प्रभाव पड़ा कि अब कर की दरें उनको ज़्यादा पे करनी पड़ रही, जो भ्रष्टाचार नहीं कर रहे थे उनके लिए समस्या हो गई। इसके अलावा आता है मौद्रिक और राजकोषीय नीति निर्धारण में कठिनाई जाती है। देखो मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति हमने पढ़ चुके हैं, इसका दोनों का अगर हम एक सामान्य सा अर्थ देखें तो उद्देश्य देखें तो क्या है, देश की अर्थव्यवस्था को विकास करना, विकसित करना। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देश की अर्थव्यवस्था में ऐसा करने के लिए आपको खर्चे करने पड़ेंगे, व्यय करना पड़ेगा, पर अगेन कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो जो राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति का लक्ष्य है उसको आप कहीं भी क्या नहीं कर पाएंगे, प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या था, पूरा प्रभाव था। अब अगला आता है कि उसके लिए सरकार प्रयास क्या कर रही है। इस समस्या को समाप्त करने के लिए सरकार क्या कर रही है, तो पहला तो आय घोषणा योजना। 2016 के विमुद्रीकरण के बाद सरकार ने इस योजना को अच्छे तरीके से लागू किया था कि भाई अगर आपने किसी वजह से टैक्स पे नहीं किया है, काला धन का एक्युमुलेशन किया, तो आप अपनी आय की घोषणा कर दीजिए कि आपके पास इतनी आय है, उस आय पे क्या कर दिया जाएगा, टैक्स वसूल लिया जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। इसके बाद विमुद्रीकरण, नोटबंदी। सरकार ने नोटबंदी की। नोटबंदी का उद्देश्य सरकार ने बताया कि इससे काला धन समाप्त हो जाएगा, आतंकवाद, नक्सलवाद वाली जो समस्याएं वो समाप्त हो जाएंगी। काफ़ी हद तक उस समय के लिए क्या हुआ था, उस पर नियंत्रण हुआ था, पर वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं थी। इसके लिए अलावा सरकार ने और क्या किया, तो बेनामी संपत्ति अधिनियम लाया गया। तो सरकार क्या किया, 1988 में 2 कानून लाए गए थे, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और बेनामी संपत्ति रोकथाम अधिनियम। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के सरकार ने कानून लाई, उनके नियम बनाए, उसको लागू कर दिया, पर बेनामी संपत्ति जो अधिनियम था उसको सरकार सिर्फ कानून लेकर आई, उसके कभी नियम बनाए ही नहीं गए। तो वर्तमान सरकार द्वारा 2016 में पुराने कानून को ही क्या कर दिया, संशोधित किया गया और उसके नए नियम जारी किए गए। और उन नए नियमों के तहत क्या कर दिया गया, बेनामी संपत्ति के एक्युमुलेशन पे क्या कर दी गई, पाबंदी लगा के उसको एक आपराधिक दंड के रूप में शामिल कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा आता है पैन रिपोर्टिंग को अनिवार्य करना। तो अब पैन कार्ड जो होता है उसको क्या कर दिया गया है, अकाउंट खातों से जुड़वाया जा रहा है, उसको क्या है, बहुत अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ पे भी क्या कर दिया गया, इसको अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये तो सरकार के प्रयास थे। अब आता है कि हम अपने सुझाव क्या दे दें, कुछ और हमको सुझाव देना है। तो एक सुझाव क्या हो सकता है कि आयकर विभाग को आय के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में व्यय की सीमा निर्धारित करनी चाहिए, ताकि इससे अधिक व्यय करने पर वह स्वामियों की जांच के दायरे में आ जाए। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट इतना है कि लोग खर्च कितना कर रहे हैं उसकी एक अपर लिमिट लगा दो कि भाई आप महीने भर में लाख रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे। अगर आप इससे ज़्यादा खर्च करेंगे तो आपसे नोटिस जारी कर दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ये आय आपके पास कहाँ से आई है। तो ये एक अच्छा चीज़ भी है, एक बुरी चीज़ भी है। बुरी चीज़ इसलिए क्योंकि इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में उत्पादन और मांग में कमी आ जाएगी, क्योंकि लोग डरने लगेंगे सामान खरीदने से। अच्छी चीज़ ये है कि काला धन रुकेगा। दूसरा है कि शिक्षण संस्थानों की कंपटीशन फीस पर नज़र रखनी चाहिए। ठीक है, तो शिक्षण संस्थानों में जो पैसा दिया जाता है एडमिशन आदि के, उस पर नज़र रखी जाए। इसके अलावा धर्मार्थ संस्थान जो हैं जिनके लिए वार्षिक रिटर्न अनिवार्य बनाना, उनको इसमें शामिल करो। इसके अलावा इन संस्थानों का पंजीकरण विभिन्न एजेंसियों के बीच सूचना के आदान प्रदान की क्या करनी चाहिए, व्यवस्था कर देनी चाहिए। तो इस चीज़ में क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। इसके अलावा जो रियल एस्टेट वाला सेक्टर है उसका रेगुलेशन अच्छे से किया जाना चाहिए। तो रियल एस्टेट सेक्टर के रेगुलेशन के लिए सरकार ने एक एजेंसी बना दी, कौन सी, रेरा। ठीक है, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट के तहत। और इसके अलावा एक और सुझाव ये है कि चुनावों में काले धन पर रोक लगाने के लिए उसके लिए क्या है, एक व्यापक कार्य योजना बनाओ और सबसे पहले क्या करो, जो राजनीतिक दल है उनको आरटीआई कानून के दायरे में लेके आओ। ठीक है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, तो हवाला कारोबार जो है उस पर अंकुश लगाना चाहिए और आयकर विभाग के अधिकारियों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। तो इन सभी कारोबारों के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, काले धन पर रोक लगा सकते हैं। तो ये पूरा क्या था सर, आपका काला धन था, जिसमें क्या होता है, कैसे उसमें वृद्धि होती है, कैसे उसके सरकार प्रयास कर रही है, हम क्या सुझाव देते हैं, इन सभी के बारे में आज हमने चर्चा की है।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।